दशकों तक इतिहास का सबसे प्रसिद्ध जहाज महासागर की गहराइयों में चुपचाप पड़ा रहा, पूरी तरह से मानवता की पहुंच से बाहर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज बस यूं ही गायब हो जाए? और फिर उसे खोजने में इतना समय क्यों लग गया? यही रहस्य आज हम सुलझाने जा रहे हैं समंदर की गहराइयों में। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी उतनी ही गहरी है जितना गहरा वो समुद्र है जहां टाइटैनिक आज भी विश्राम कर रहा है। वो त्रासदी जिसने दुनिया को रोक दिया। अप्रैल 1912, 260 मीटर से भी ज्यादा लंबा और ना डूबने वाला कहा जाने वाला टाइटैनिक इंग्लैंड से अमेरिका के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला। 14 से 15 अप्रैल की रात सब कुछ बदल गया। एक हिमनद से टकराकर जहाज का शरीर फट गया। पानी तेजी से जहाज के हिस्सों में घुस गया। तुरंत रेडियो से सहायता का संदेश भेजा गया। आरएमएस कारपैथिया जहाज लगभग 58 समुद्री मील दूर मदद के लिए आया। उसकी वजह से 705 लोग बच गए, लेकिन टाइटैनिक गहराइयों में खो गया और किसी को सही पता नहीं था कहाँ। टाइटैनिक को डूबने के तुरंत बाद क्यों नहीं खोजा जा सका? सहायता संदेश में भेजे गए निर्देशांक यही सब था जो उनके पास था। इन आधार पर कई खोज अभियान कई सालों तक चलाए गए, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। समुद्र की तह पृथ्वी के सबसे अनछुए हिस्सों में से एक है। उस समय न तो जीपीएस था, न ड्रोन, न ही पानी के नीचे जाने वाले रोबोट। और भी टक्कर के बाद जहाज 2 घंटे से अधिक चला। अटलांटिक महासागर की धाराएं टाइटैनिक को कई किलोमीटर तक बहा सकती थी। कल्पना कीजिए, एक सुई की तलाश 4000 मीटर गहरे फूस के ढेर में। टाइटैनिक को वापस लाने के लिए सबसे पागलपन भरे आइडिया अगले दशकों में ऐसे प्रस्ताव आए जैसे कोई विज्ञान कथा फिल्म से निकले। विशाल विद्युत चुंबकों का उपयोग कर जहाज को सतह तक खींचना, जहाज के शरीर को पिंग पोंग की गेंदों से भरना ताकि वह तैर सके, या फिर उसे बर्फ के ब्लॉक में जमी कर बचाव को आसान बनाना। विडंबना यह है कि वही पदार्थ जिसने उसे डुबोया, बर्फ, उसे वापस लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन इन विचारों में से कोई भी हकीकत में नहीं आया। टाइटैनिक अभी भी खोया हुआ था। पहली गंभीर खोजें 1953 में इंग्लैंड के इंजीनियर रिचर्ड बीजली ने ध्वनि तरंगों का उपयोग कर समुद्र के तल का नक्शा बनाने की कोशिश की, लेकिन तकनीक प्रिमिटिव थी और महासागर विशाल, कोई संकेत नहीं मिला। दशकों बाद 1977 में महासागर वैज्ञानिक रॉबर्ट बैलार्ड, जिन्होंने इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपनी पहली खोज मिशन पर गए, पर सब गलत हो गया। ड्रिलिंग उपकरण डूब गए, नुकसान $6 लाख से अधिक। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। जैक ग्रिम, तेल के टेक्सास के अरबपति, जिन्होंने 1980 के दशक में इस खोज में बड़ा दांव लगाया। पोकर खेलों और सट्टेबाजी से जुटाए गए पैसों से उन्होंने एक सिनेमाई अभियान का आयोजन किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय के समर्थन से आधुनिक सोनार का उपयोग किया और अटलांटिक महासागर में हफ्तों तक खोज की। लगभग एक प्रोपेलर मिला, लेकिन समय और पैसा खत्म हो गया। एक और निराशा, टाइटैनिक अभी भी गायब था, जैसे समय ने उसे निगल लिया हो। बैलार्ड का वापसी, एक योजना के साथ और एक रहस्य के साथ 1983 में रॉबर्ट बैलार्ड लौटे, लेकिन इस बार उनके पास एक शानदार योजना थी। उन्होंने अमेरिकी नौसेना से संपर्क किया एक प्रस्ताव के साथ। वे अपनी पनडुब्बी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे 2 परमाणु पनडुब्बियों को खोजने के लिए, जो ठंडे युद्ध के दौरान डूब गई थीं। बदले में उन्हें टाइटैनिक खोजने की अनुमति और फंडिंग मिलेगी। नौसेना ने सहमति दी। इस तरह जन्मा आर्गो, एक रोबोटिक स्लेज, कैमरे, लाइट और सोनार से लैस, जो 6000 मीटर की गहराई तक काम कर सकता था। ये शांत, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण धैर्यवान था। वह रणनीति जिसने सब कुछ बदल दिया इस बार
बेलार्ड सीधे जहाज की तलाश नहीं करेंगे, वे मलबे के निशान की तलाश करेंगे। जैसे उन्होंने पनडुब्बियों का अध्ययन किया था, भारी और हल्की वस्तुएं डूबते समय लाइन में फैलती है। डिब्बे, फर्नीचर, जहाज के हिस्से, सब कुछ एक पानी के नीचे के निशान की तरह फैल जाता है। फ्रांसीसी संस्थान IFRIA मैयार की मदद से उन्होंने लगभग 390 वर्ग किलोमीटर महासागर की तलाशी ली। कुछ नहीं मिला, बस शांत अंधेरा और रेत। फिर ऐतिहासिक पल, 1 सितंबर 1985 की सुबह स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी। एक गोल ठोस धातु का आकार, वह एक बॉयलर था, बिल्कुल असली, वही जो टाइटैनिक की पुरानी तस्वीरों में देखा जाता था। टीम के सदस्यों की सांसें थम गईं, क्योंकि उन्होंने मलबा खोज लिया था। जहाज के आखिरी संकेत से करीब 24 किलोमीटर आगे टाइटैनिक वहीं पड़ा था, 2 हिस्सों में टूट चुका, प्रोर और पॉप बिल्कुल अलग। ये साबित करता था वह जहाज डूबने से पहले टूट चुका था। प्रोर आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित था। टाइटैनिक नाम अभी भी चमक रहा था। कपड़े, जूते, सूटकेस और व्यक्तिगत सामान, सब कुछ समुद्र की गहराई में मृत्यु की खामोशी के बीच पड़ा था। पर इस खोज ने विवाद भी जगाया। वर्षों बाद कई अभियान चले, हजारों वस्तुएं मिलीं, प्लेटें, गहने, घड़ियाँ, जहाज के टुकड़े। कुछ संग्रहालयों में रखे गए, दुनिया को छू गए। पर सभी खुश नहीं थे। इतिहासकार और पुरातत्वविद कहते हैं ये आधुनिक लूट है। उनके लिए टाइटैनिक एक कब्र है, न कि कोई संग्रहालय का प्रदर्शन। अब सवाल आपसे, क्या ये अभियान जारी रहना चाहिए, या टाइटैनिक को चाहिए कि वह शांति से आराम करे अटलांटिक महासागर के गहरे अंधकार में, एक अनछुआ स्मारक बनकर? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूंगा। और हाँ, स्क्रीन पर आपके लिए छोड़ा गया वीडियो देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगली खोजों को मिस न करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे अज्ञात की यात्रा पर। तब तक के लिए अलविदा। Enjoyed the dive? Just wait for what's next. Hit that sonar on subscribe and come on.